Hi everyone, welcome to the first episode in the series of podcasts that we'll do at Learncast. I am Akshay Gulati, your host for the podcast, and as a part of my job, I'm very fortunate that I get to meet with a lot of experts. बहुत सारे टीचर्स एक्सपर्ट्स से गुरु से मिलने का मौका मिलता है जिससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझने का मौका मिलता है और थ्रू दिस पॉडकास्ट द अटेम्प्ट दैट वी हैव इज़ we will share all this knowledge, information with all our guests, with all our viewers. Tonight we have Mr. Praveen. प्रवीण जी बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में. बहुत बहुत धन्यवाद सर स्वागत के लिए. सर मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में तब पैदा हुआ लास्ट 2-3 साल पहले जब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए जिसका आंसर मुझे मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं मिल पाया. और मुझे लगता है कि कोविड के बाद से एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में एक पूरा रेनेसां दोबारा आया है जहाँ पे स्पेशली इंडियन ऑडियंस का दोबारा एक इंटरेस्ट बनता चला जा रहा है. तो और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पोज किए, आंसर्स ढूंढने की कोशिश की ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी इतने सारे पॉडकास्ट बनते हैं, कंटेंट बनते हैं, और हर कोई अलग अलग डेफिनेशन देता है. इतने सारे गुरु आ गए हैं यूट्यूब पे. सही आंसर क्या है? व्हाट इज़ द एक्चुअल राइट डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी? देखिए एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं सही डेफिनेशन की बात करूँ तो हिंदी में एक शब्द है जिसे हम कहते हैं ज्योतिष. राइट. और ज्योतिष शब्द बना है ज्योति से. हाँ. इंग्लिश मीनिंग जिसका हम लाइट अप कह सकते हैं. तो कोई भी लाइट हमेशा आपको रोशनी दिखाने का, जो उसकी रोशनी है वो आपको रास्ता दिखाती है. वो लाइट आपको रास्ता दिखाने का काम करता है. तो ज्योति एक चाहे छोटे दीपक की हो या बड़ी मसाल की हो, वो हमेशा आपको आगे का पाथ दिखाएगी. हाँ. और ज्योतिष वही है जो आपको अपने भविष्य में किस प्रकार से बेहतर करना है धर्म के मार्ग पर जुड़ के. राइट. धर्म के मार्ग का यहाँ पर मतलब कोई स्पिरिचुअल नहीं है. दैट मीन्स किस तरीके से आप बेसिक ह्यूमन नेचर को फॉलो कर सकते हैं. हाँ. मानवीय धर्म को फॉलो करते हुए आपको खुद को कैसे ग्रोथ करना है. राइट. और इस तरीके से ज्योतिष का अर्थ है कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाना और खुद के जीवन को प्रकाश के मार्ग पर आगे ले जाना. हाँ. ये ज्योतिष कहलाता है. हाँ. इसीलिए एस्ट्रोलॉजर्स को ज्योतिष कहा जाता है कि वो दूसरों को लाइट दिखाने का एक काम करते हैं. वो हेल्पफुल हैं कि उनके फ्यूचर में कहाँ पर उन्हें कैसे काम करना है. राइट. जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों में एक अवेयरनेस आई. हाँ. लॉकडाउन बहुत से लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा था क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन उन्हें वर्क से मिल गया था. तो उस टाइम ऑफ पीरियड में आज की जो जनरेशन है, मैं इस जनरेशन को परफेक्ट जनरेशन मानता हूँ. आज की जनरेशन क्लब भी जाती है और केदारनाथ भी जाती है. हाँ. इनके पास सुपर कंप्यूटर है. एक मोबाइल जो है वो एक सुपर कंप्यूटर के तौर पे काम कर रहा है इनके पास में, और सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है. तो ये लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी, इंडियन वेद और काफ़ी सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं. अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग अपने धर्म के बारे में और भारतीय सनातन संस्कृति के बारे में बता रहे हैं. और जब कोरोना का ये भीषण टाइम जब आया ना, तो बहुत से लोगों के मन में डर था कि हम अब रहेंगे या नहीं रहेंगे. या उन्होंने अपने नियरेस्ट परिजनों को, अपने खास दोस्तों को जाते हुए देखा इस दुनिया से. तो उनके मन में ये डर पैदा हुआ और उन्होंने ये रिसर्च किया कि कब हमारी उम्र पूरी हो सकती है या हमें आयुर्वेद को कैसे फॉलो करना है. और उन्होंने घर पे काढ़ा बनाया. आपने सुना होगा पूरे नेशनल लेवल पर एक मूवमेंट चला था कि घर में काढ़ा बनाइए, दालचीनी, किशमिश और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को मिक्स करके उसका काढ़ा बना करके वो लोग पी रहे थे और उन्होंने अपने आप को हील किया. और बहुत से लोग मेडिसिन की जगह पर आयुर्वेदिक काढ़ा से और हल्दी के पानी से और इन चीज़ों से रिकवर किए. तब लोगों का आयुर्वेद में विश्वास बढ़ता है और आयुर्वेद के साथ उनका ज्योतिष में विश्वास बढ़ता है. तो ज्योतिष ने लोगों को बहुत हेल्प की, आयुर्वेद ने बहुत हेल्प की. तो बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि कोरोना के बाद से लोगों का अपने प्रति और अपने वेदों के प्रति, अपने सनातन ज्ञान के प्रति बहुत आस्था यहाँ पर बढ़ रही है. और ये बहुत अच्छी बात है कि आज की यंग जनरेशन की आस्था ज्योतिष में और आज के टाइम ऑफ पीरियड पे हमारे वेदों को समझने में बढ़ती है. जी. तो मेरी एक थ्योरी है, वो ये है कि जब भी पर्सनल लेवल पे लाइफ में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, लोगों को क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, तो लोगों का रुझान जो है, इंटरेस्ट ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ हो जाता है, ज्योतिष शास्त्र की तरफ हो जाता है. आपके पास भी लाखों क्लाइंट्स आए होंगे थ्रू ऑनलाइन मीडियम, थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपके ऑफलाइन प्रैक्टिस में भी. क्या ये थ्योरी सही है? और जब गलत टाइम चल रहा होता है, कठिन टाइम चल रहा होता है, तभी ज़्यादा लोग इसकी तरफ इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर ये भी डेस्टाइंड है कि कुछ लोगों की लाइफ में ही लिखा हुआ है, कुंडली में ही लिखा हुआ है कि इनका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बनेगा? बहुत सही बात है. देखिए सब
कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त होता है तब भगवान को सब हाँ, याद करते हैं। हाँ, अच्छे हाँ, वक्त में कोई याद नहीं करता। हाँ, अच्छे वक्त में याद करे तो फिर बुरा वक्त क्यों होगा। हाँ, लेकिन मानवीय स्वभाव है, हम लोग जब भी जीवन में खुशियाँ आती है तो हमारे नीचे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनको भूल जाते हैं। कहते हैं कि अक्सर हमें पंख लग जाते हैं और हम हाँ, उड़ने लग जाते हैं। तो ऐसा इंसान करता है, वो अपनी रूट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ, ज्योतिष कोई नई चीज़ नहीं है कि इसे मैंने बना दिया या मेरे फादर ने बना दिया या 2-5 लोगों ने मिलकर कोई एआई जैसे इसको क्रिएट कर दिया। राइट। ये बहुत पुरानी है। भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे पुराने 4 वेद माने जाते हैं और वेदों में ज्योतिष के संबंध में कंप्लीट उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि वेद को अगर हम एक ह्यूमन आइडेंटिटी मान लें, जो 4 वेद हैं उनको एक ह्यूमन आइडेंटिटी मान लें, तो उसमें जो आंखें हैं, जो आईज हैं, वो ज्योतिष है। आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और फिर आप सोचो कि आपकी आंखें कितनी इंपॉर्टेंट है। आप जब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करोगे तो पहले 30 सेकंड तक आप फील करोगे कि सब कंफर्टेबल है, यहाँ डेस्क है, यहाँ गेट है, लेकिन आप एक राउंड गोल घूम जाओ, राइट। देन आप बेचैन होने लग जाओगे कि कब आंखें खुले, कब मुझे कुछ दिखे, कब लाइट आए। हाँ, तो ज्योतिष आपको लाइट दिखाने का काम करती है। हाँ, तो वेदों में कहा गया है कि ज्योतिष वेदों के चक्षु हैं, दैट मीन्स द आईज ऑफ वेदा। तो ज्योतिष बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत से लोगों की कुंडली में लिखा हुआ होता है कि उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उनके एंसेस्टर या उनका जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो अपने रूट से अभी भी कनेक्ट है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो शाम होने के बाद भोजन नहीं करते और इवन हिंदुस्तान के बहुत से रईस घरानों में ये परंपरा अभी भी मौजूद है कि वो शाम होने के बाद भोजन नहीं करते या अपने किसी भी ओकेजन पर वो पूरे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। अभी अंबानी जी की शादी हो रही है तो सभी जगह चर्चा का विषय है, तो उन्होंने एक सामूहिक विवाह का आयोजन कराया। हाँ जी। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी के विवाह को जीवन भर मजबूती प्रदान करने के लिए नवविवाहित जोड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए। हाँ। तो अभी इन्होंने एक सामूहिक विवाह गुजरात में आयोजन करवाया। उसके अलावा इन्होंने अपने कुल देवताओं के मंदिर में प्रार्थना की और बहुत से लोगों को भोजन वितरित किया। अलग अलग चैरिटीज लोग करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं ताकि बुरा वक्त आए ही नहीं। लेकिन कभी कभी होगा कि कुछ लोग हमेशा अपनी रूट से कनेक्ट नहीं रह पाएंगे और वो भूल जाएंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर था। राइट। तो फिर वो कई बार ठगी का शिकार होते हैं। हाँ। जैसा कि आपने मुझे पहले पूछा था कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ। असल में आपको सही समय पर सही वस्तु नहीं मिल पाना गलत हो जाता है। दुनिया में गलत तो कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन सही समय पर नहीं मिल पाना आपके लिए गलत हो जाता है। वो आपको जब जरूरत है एक अच्छे काउंसलर की तो एक अच्छा सलाहकार आपको नहीं मिल रहा है। करंट टाइम पीरियड में हम अगर इंडिया की बात करें तो बहुत से गांव ऐसे हैं या बहुत सी ऐसे बड़े प्लेसेस भी हैं जहां पर आपको अच्छे एस्ट्रोलॉजर या स्पिरिचुअल काउंसलर नहीं मिलेंगे। हर जगह आपको फैंसी रेस्टोरेंट, कैफे या शराब जैसी चीजें मिल जाती हैं, नशा आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको एक अच्छा सलाहकार नहीं मिलता। एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत है बट अच्छे सलाहकार नहीं। हाँ। और बहुत सी जगहों पर तो बेसिक एस्ट्रोलॉजर्स ही नहीं है। हाँ। बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पर बेसिक एस्ट्रोलॉजर्स ही नहीं है। हाँ। तो वो लोग अपना डेट ऑफ टाइम नोट नहीं करते और भविष्य में अपने को बेहतर बनाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। बट सर मंदिर तो बहुत हर जगह ही हैं, तो मंदिरों में जो पंडित बैठे होते हैं जी, पहले तो वही लोगों को गाइड करते थे, उनकी काउंसलिंग करते थे और उनको समझाते थे कि लाइफ में कैसे ज्योतिष शास्त्र फॉलो करना है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। ये उस वक्त की बात है जब हम गोल्डन टाइम की बात कर रहे हैं। हाँ। तब पंडितों को एक सम्मान प्रदान था। हाँ। और पंडितों का कार्य था कि वह जीवन में दूसरों के ज्ञान लाने का काम करें, दूसरों को मार्गदर्शन करने का कार्य करें। परंतु अभी आप देखेंगे कि मंदिरों की अवस्थाएं ऐसी है कि बहुत से मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है। हाँ। कुछ मंदिरों के निजी पंडित तक नहीं है। हाँ। और पंडितों को अपॉइंट किया जा रहा है बहुत कम सैलरी के ऊपर। 5,000 रुपये ले लीजिए, आप मंदिर में सुबह शाम घंटी बजा दीजिएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा तो हम एक मशीन लगा देंगे। हाँ। वो टन 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 की आवाज़ लगा देगी। हाँ। 70% मंदिर की कंडीशन ऐसी है कि आरती के वक्त आपको वहाँ पर 30 से 40 लोग नहीं मिलेंगे। हाँ। आरती के लिए जो मंदिर में घंटी बज रही है, शंख बजना चाहिए था, वो सब चीज़ें कम होती जा रही है। सही बात है। हाँ। ये सब साउंड हीलिंग का प्रोसेस है। आज आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो साउंड हीलिंग के लिए आपको $200 दे करके अपना साउंड हीलिंग करवाना होता है। अच्छा। हाँ। और हमारे संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि आप सुबह और शाम अपने नियरेस्ट मंदिर में चले जाइए। राइट।
वहाँ पर आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाएगी। हाँ। साइंस इस बात को स्वीकार करता है कि एक कॉपर की जो घंटी है, एक पीतल की जो घंटी है, उससे जो साउंड क्रिएट होता है वो आसपास की एनर्जी को इन्हेंस करता है। शंख की ध्वनि आसपास के बैक्टीरियाज को क्लियर कर देती है। मृदंग की आवाज़ आपके मन को प्रफुल्लित करती है। बांसुरी की आवाज़, मजीरों की आवाज़ आपके अंदर नव चेतना को लेकर के आती है। लेकिन मंदिर कौन जाए, सबको जाना है, अपनी जॉब है, अपनी लाइफ स्टाइल है। तो अब नियरेस्ट मंदिरों में भी पब्लिक नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी साउंड हीलिंग नहीं हो पा रही। राइट। वो पंडित से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे। राइट। और पंडित भी धर्म के लिए जुड़े हुए हैं, परंतु उनको भी प्रोफेशनल बना दिया गया है कि भैया आप तो 5,000 पकड़ो, मंदिर का टंकोरा हिलाओ, हाँ। और आप फ्री। तब उनको भी अपना दूसरा जॉब देखना है। हाँ। तो इस वजह से बहुत सी जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं जो थी वो धूमिल हो गई। हाँ। जब ब्रिटिश काल में विशेष रूप से ये व्यवस्थाएं देखी गई, ब्रिटिश काल में जो भारतीय परंपराएं थी उनको धूमिल कर दिया गया, और जो शिक्षा पद्धति है वो भी बदल गई। तो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, जिसको दिवाली पर हॉलीडेज भी केवल 5 डेज के मिल रहे हैं, वो क्या तो मंदिर जाएगा और वो क्या प्रेयर करेगा। वो रोज सुबह स्कूल में रटी रटाई प्रेयर कर रहा है। राइट। वो ये नहीं समझ रहा है कि परमात्मा के साथ उसका कनेक्शन क्या है। एक बहुत प्यारा वाक्य है जो वेदों में कहा जाता है कि रटी रटाई प्रार्थनाएं आपको इस संसार से पार नहीं लगा सकती। आपकी खुद की प्रार्थना होनी चाहिए। और बहुत मजे की बात यह है कि मैं देखता हूँ अक्सर लोग गाड़ी में चलते हुए सुबह हनुमान चालीसा चला के चल रहे होते हैं। कल ही मैं रास्ते में था तो ट्रैफिक में मैंने एक देखा, एक गाड़ी है सुबह 7:30 बजे, उसके अंदर तेज आवाज पे हनुमान चालीसा चल रही है, और वो आदमी बड़ा खुश हो रहा है। हाँ। उसे लगता है कि वो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है। बट दिस इज नॉट द राइट मेथड। हवा तो सभी जगह है, हाँ। लेकिन आपको अपनी गाड़ी में हवा भराने के लिए पंचर वाली दुकान पे जाना पड़ता है। सही बात है। और अगर आपकी गाड़ी और हाई क्वालिटी की है तो आप उसमें नाइट्रोजन भरवाते हैं, उसके लिए आपको दूसरे पंप स्टेशन पे जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अगर आपको नॉलेज चाहिए, आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इन्हेंस करना है, या आपकी रूटीन लाइफ को दूसरों से इन्हेंस करना है, तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, पंडितों से जुड़ना पड़ेगा, और उनको भी सीरियस होकर के आपको रियल नॉलेज डिलीवर करना पड़ेगा। राइट। आपने जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बोली, उसके रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चंस मैं थोड़ी सी बाद में ले लेता हूँ। एक जो आपने बात बोली आयुर्वेदा से रिलेटेड, उसका क्या रिलेशन है ज्योतिष से। एक आपने बोली दिनचर्या से रिलेटेड कि शाम को खाना नहीं खाना है, तो क्या वो भी ज्योतिष में लिखा हुआ है, वो उसमें भी आऊँगा। और तीसरी बात आपने बोली ये भक्ति वाली, कि भक्ति करने का भी एक सही तरीका है, एक सही मेथड है जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। पहले मैं चाहता हूँ कि एक कंटेक्स्ट सेट कर देते हैं। एस्ट्रोलॉजी आपने कैसे सीखनी स्टार्ट की, सही तरीका क्या रहेगा एस्ट्रोलॉजी सीखने का, कौन सी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी सीखें भी, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर आपके पास वैदिक आ जाएगी, केपी एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा, न्यूमरोलॉजी आ जाएगा, फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेज आएंगी। तो इन तीनों पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताइए। राइट। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारे डाउट मन में आते हैं। हाँ जी। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल साइंस की अगर मैं बात करूँ, तो आपने कहा कि आयुर्वेद किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट है। हाँ। आयुर्वेद को माना जाता है भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद। हाँ। आप दिवाली के वक्त जो धनतेरस मनाते हैं, राइट, वो क्या है? हम अब ये मानने लगे हैं कि धनतेरस के दिन हमें मार्केट से कुछ धन परचेस करना है ताकि हमारा गोल्ड धन लेके बढ़ेगा, गोल्ड लाना है। ये एक तरीके से एक रूमर्स हो गया। गोल्ड भी एक औषधि है। आयुर्वेद के अंदर गोल्ड को बहुत प्योर औषधि के रूप में उपयोग किया जाता है कि आपके सीने से ऊपर का जो हिस्सा है उस पर आपको गोल्ड धारण करना चाहिए ताकि आपका मन और मनोशक्ति सुंदरता को प्राप्त कर सके या शौर्य को प्रदान कर सके। और चांदी जो है शीतलता को दिखाती है, जो आप कमर के नीचे के हिस्सों में या सीने से नीचे के हिस्सों में पहनते हैं ताकि आपका शरीर जो है वो मजबूत बने, हड्डियां जो मजबूत बने। यानी कि आयुर्वेद में सोना, चांदी और इवन हीरा, भस्म को भी प्रयोग किया जाता है। डायमंड की और सोने की भस्म बनाई जाती है। ठीक है। तो आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद है। ठीक है। धनतेरस के दिन हम लोग सोना खरीदने जाते हैं, लेकिन असली सोना या असली धन हमारा स्वास्थ्य है। पहला धन जो है वो आपका स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप धन का उपभोग नहीं कर पाएंगे। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपके पास में धन है, आपके पास में सुंदर स्त्री है,
परंतु आपके पास शारीरिक क्षमता नहीं है तो आपका धन, आपकी स्त्री और आपका जो सब कुछ बनाया हुआ एम्पायर है वो सब बेकार है, वेस्ट है। इसलिए धन्वंतरी जी हमें आयुर्वेद के माध्यम से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी मनुष्यों के लिए अवतरित हुए थे अपने अमृत कलश के साथ में। तो उस दिन बेसिकली आयुर्वेदिक सामग्री को परचेज किया जाता है और खुद के शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उस दिन सोना खरीदा जाता है कि आप सोना धारण करें, अपने शरीर को मजबूती प्रदान करें। एक एड आता था, आपने सुना होगा, शाहरुख खान जी उसका एड किया करते थे, सोने जैसा तेज दिमाग और चांदी जैसा तन, सोना चांदी च्यवनप्राश। हाँ जी, हाँ जी। तो आज की मीडिया भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि सोना चांदी कितना इम्पोर्टेंट है। तो आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन इस तरीके से है कि भगवान धन्वंतरी हमारे लिए अच्छा स्वास्थ्य लेकर के आते हैं और ज्योतिष हमें ये बताता है कि कौन से नक्षत्र में जो 360 डिग्री का आसमान है, बेसिकली वो आसमान 27 नक्षत्रों में बांट दिया गया। आप जब पैदा हुए तब कोई ना कोई विशेष नक्षत्र आपको रिप्रेजेंट करता है और हर दिन एक नक्षत्र होता है। ठीक है। उस नक्षत्र में मान लीजिए आज आपको भरनी नक्षत्र में कोई चोट लग जाती है या बुखार आ जाती है, तो ये बुखार कितने दिन तक चलेगी? तो ज्योतिष में नक्षत्रों के अनुसार उल्लेख है कि इस नक्षत्र में ये बुखार आने से आपको 3 दिन चलेगी या 5 दिन चलेगी। इसके लिए आपको किस चीज़ का प्रिकॉशंस रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ज्योतिष के साथ उल्लेख है। अगर आप मजबूत हैं तो सामान्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। तो ज्योतिष कहती है कि लग्न, एसेंडेंट, आपकी कुंडली का जो एसेंडेंट है, जो लग्न है, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपकी पावर को और आपके अंदर जो क्रेज है जीने का, या जिसे हम जी वीसा कहते हैं कि बुरे हालातों में भी हम जी जाएंगे। जो लोग कोरोना में जी गए थे, जिनको डबल बार कोरोना हो गया था और वो आयुर्वेदिक काढ़ा पी करके जी गए थे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जिंदा रहने की इच्छा शक्ति थी। ठीक है, इसकी वजह से वो जिंदा रहे। वरना बहुत से लोगों को महंगे ट्रीटमेंट भी मिले और तो बाहर से इंजेक्शंस मंगा कर लगाए भी गए। एक रियल इंसिडेंस है, मेरे एक फ्रेंड के अंकल बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और उस टाइम उनको 17 लाख रुपीस के इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। सभी लोगों को लगता था कि बड़ा असंभव है इस टाइम और पीरियड पे ये इंजेक्शन मंगाना, और वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, अमेरिका में उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने अमेरिका से वो इंजेक्शन परचेस करके मंगवा भी दिया, सही टाइम पे लगा भी दिया। ठीक है, फिर भी 3 से 4 दिन बाद उसके अंकल नहीं रह पाए। लेकिन जब हमारा लग्नेश मजबूत हो, हमारी कुंडली में हमारा वो हिस्सा जो हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो मजबूत है तो 100% हम कोई भी बीमारी से सर्वाइव कर जाएंगे, तो हम फाइट कर जाएंगे। प्रवीण जी, मेरी इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है। आपने कुछ कीवर्ड्स बोले इसमें, एक बोला लग्न। लग्न से मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ये है कि फर्स्ट हाउस किस चीज़ से रूल होता है, तो वो लग्न हो गया। आपने एक और बोला नक्षत्र, कि हर दिन एक नक्षत्र है, और ये सारी कीवर्ड्स आते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो कि एक एस्ट्रोलॉजी की, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की एक ब्रांच है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी 4-5 ब्रांचेस हैं। पहले आप इस पर थोड़ा एक लाइन में भी बोल दीजिए। वैदिक है, केपी है, भृगुनंदी नाड़ी है, फिर हम वैदिक के अंदर डीप डाइव करेंगे और पूरा समझेंगे। मेरा मानना यह है कि वैदिक जो ज्योतिष है वो सभी ज्योतिष की, ऑल ओवर यूनिवर्स में जितनी भी ज्योतिष है उनकी मदर है। ठीक है, क्योंकि वेदों में ज्योतिष के संबंध में उल्लेख किया गया और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो ज्योतिष है ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती है या ये ज्योतिष किसी और धर्म से बिलोंग करती है। उन्होंने सिर्फ नॉलेज को दिया है सभी मनुष्य जाति के लिए, वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार ही मेरा परिवार है। वेद इस आधार पर चलते हैं, अस्तोमा सद्गमय, वो सभी के जीवन में कल्याण की भावना के साथ चलते हैं। वेद संपूर्ण मनुष्य का कल्याण चाहता है, किसी भी जाति धर्म समुदाय का क्यों ना हो। तो ज्योतिष जो है वो किसी समुदाय को बिलोंग नहीं करती, लेकिन वेदों से होने की वजह से इंडिया में ये काफ़ी अच्छे से प्रचलित है। इवन बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में भी वैदिक ज्योतिष को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वैदिक ज्योतिष की कई सारे ब्रांचेस हैं। वैदिक ज्योतिष अब तक जितना भी मेथड हो सकता था मनुष्य के जीवन में प्रिडिक्शन करने का, जैसे कि बहुत सी जगहों पर वैदिक ज्योतिष से तो आप जानते ही हैं कि एक कुंडली बनाई जाती है जिसमें मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस चाहिए होता है। अब किसी के पास अगर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं है, सिर्फ उसके पास डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी से इस संसार में जो नंबर है उनके बेसिस पर उसका प्रिडिक्शन किया जाता है। इसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए किसी ने कहा कि मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो मेरा भविष्य कैसे देखा जाए। तो भविष्य देखने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा शरीर। राइट, हमारे शरीर पर परमात्मा ने सारी रेखाएं दे रखी है। हाथ की रेखाएं देखी जाती है,
सिर की रेखाएं देखी जाती है, पाँव की रेखाएं देखी जाती है। अच्छा। यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी में पाँव की रेखाओं को देखने का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। अच्छा। और एस्ट्रोलॉजी में बहुत से ऐसे पॉइंट है कि हाथ की रेखाएं, पाँव की रेखाएं तो बहुत बाद में देखी जाएगी। हाँ जी। मान लीजिए आप मुझे जज करना चाहते हैं या आप कहीं बिजनेस के लिए जाते हैं, सामने वाले शख्स को आप जज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी फेस रीडिंग, राइट, या उसके शरीर पर कहाँ किस प्रकार के चिन्ह हैं, हाँ, एक जो मोले है, जो तिल है, हाँ, वो व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ इंडिकेट करता है। ठीक है। मान लीजिए किसी के होठों के पास में तिल है, हाँ जी। वो दिखाता है कि ये बातचीत करने में बहुत एक्सपर्ट है। Right. हो सकता है कि वो आपके साथ में कम्युनिकेशंस के दौरान कुछ झूठे वादे भी कर दें, Right. या अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो क्या कर सकते हाँ. हैं। बहुत से लोगों के आपने देखा होगा कि सेंटर में यहाँ तिल होता है, वो बहुत इमोशनल होते हैं, हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, दूसरों का अच्छा करने के चक्कर में खुद बुरे बन जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लक्षण शास्त्र। ठीक है। जिसमें आप दूसरों के शरीर पे किस प्रकार के सिंबल हैं, किस प्रकार के लक्षण हैं, उसको देख करके भी पता कर सकते हैं। इवन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमारे एक मित्र जब पहली बार लड़की देखना जाना चाहते थे, तो मेरे मित्र हैं आदित्य, वो लड़की देखना जाना चाहते थे, तो उनकी दादी माँ ने उन्हें सजेस्ट किया कि भाई आप जब लड़की देखने जा रहे हैं तो विशेष रूप से नोटिस करना कि जो लड़की के पाँव हैं, हाँ, वो किस प्रकार के हैं। अब वो बूढ़ी दादी लड़की देखने नहीं जा सकती, लेकिन उसको चिंता है कि उसकी जो फ्यूचर बहू होगी, जो उसकी विरासत को संभालेगी, वो कैसी होगी। तो उन्होंने अपने पोते को ये एक नुस्खा दिया जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, जो अंग शास्त्र से जुड़ा हुआ है, कि आप ये देखना कि जिस लड़की को आप देखने जा रहे हैं उसके पाँव कैसे हैं। उनके पाँवों की आकृति को देख करके ही बहुत कुछ बताया जा सकता है। छोटे पाँव, स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि जो छोटे पाँव होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुलक्षण वाले होते हैं। ठीक है। और अंगूठे और पहली अंगुली के बीच की जो लंबाई है वह भी उसके पूरे नेचर को इंडिकेट करती है। ठीक है। अगर आपके अंगूठे के पास वाली उंगली आपके अंगूठे से आगे है, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा तेज नेचर के हो। आप उस वक्त भोले बनने की कोशिश कर सकते हो। सेकंड उंगली है, थंब के साथ वाली, थंब के साथ वाली, उस वक्त आप भोले बनने की कोशिश कर सकते हो। आपको लड़का देखने आया है, उस वक्त आप पोलाइट नेचर दिखा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप अग्रेसिव हो, वो नहीं छुप सकता। अगर आपको ये मालूम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डोमिनेटिंग है, या वो अपनी लाइफ में कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हैं जो फैमिली के साथ नहीं हो सकता, वो बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी है, तो वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि बहुत सी लड़कियां फैमिली प्रेशर में हाँ भर रही होती है कि हाँ ठीक है, मैं तो बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं रोटी भी बना दूंगी, मैं सब कुछ कर दूंगी। तो आपको उसके पाँव की पहली उंगली से उसके नेचर के बारे में पता लग जाता है कि वो किस प्रकार के इंसान है। बहुत से लोग जब पैदा होते हैं तो उनके पास एक एक्स्ट्रा उंगली होती है। कुछ लोगों के पास में एक एक्स्ट्रा दांत भी होता है। एक एक्स्ट्रा दांत होता है जो आपके दांत के ऊपर से निकल रहा होता है, 32 के अलावा। ठीक है, जिसको हम चोर दांत बोलते हैं। ठीक है। वो दांत दिखाता है कि ये व्यक्ति जो है बड़ी सुंदरता को लेकर के चलता है और बहुत समझदार व्यक्ति है, भाग्यशाली व्यक्तियों की निशानी है। तो पुराने समय में लोग जब इस तरीके से रिश्ते के लिए जाते थे तो अक्सर उनके दांतों को देखना, उनके हाथ पाँवों को देखना, उनके चलने के तरीके को देखना, ये सब ज्योतिष का हिस्सा है। और छठी उंगली से क्या मिलता है? ऋतिक रोशन छठी उंगली इस चीज को दिखाती है कि वह कौन से हाथ में है। एक हाथ में वह भाग्यशाली होने को निशानी दिखाती है, और साथ ही साथ वो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस को दिखाती है। ऋतिक रोशन इस चीज का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि एक परफेक्ट मैन होने के बावजूद भी उनकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है। राइट। भाग्यशाली हैं, धन है, लेकिन वो छठी उंगली कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज़ों को दिखा रही है। तो इस तरीके से पुराने लोग ज्योतिष के डिफरेंट मेथड को यूटिलाइज करते थे और अपनी लाइफ को बेटर बनाते थे। राइट। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ना ज्योतिष के कुछ मेथड को और भी प्रयोग करते हैं। वो गेहूं के दानों से भी ज्योतिष, या कुछ वीडियोस देखी मैंने, साउथ अफ्रीका के जंगलों में कॉफी के बीन्स से आपका फ्यूचर देखा जाता है। अब ये विद्या कहाँ से आई? क्योंकि पुरानी कनेक्टिविटी तो है ही है। तो लोगों का विश्वास तो बहुत है, बस बहुत से लोग मिसकॉन्सेप्ट ला देते हैं या उसमें बहुत सारा अपना कुछ डाल देते हैं, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस एक क्रिएट हो जाता है। तो ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। यूरोपियन कंट्रीज में भी ज्योतिष है, अरेबियन कंट्रीज में भी ज्योतिष है। ठीक है, समझ गया। तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी डेट ऑफ बर्थ, जगह और टाइम के हिसाब से पूरी कुंडली बनती है। हमारे भगवान ने हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे चिन्ह छोड़ रखे हैं, साइंस छोड़ रखे हैं, रेखाएं छोड़ रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
केपी एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड अगर बात करें तो आई थिंक क्वेश्चन जिस टाइम पे पूछा गया है और एक केपी हरारी नंबर होता है तो उससे रिलेटेड भी आई थिंक प्रेडिक्शन हो जाती है। केपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो केपी एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है। जिसमें 27 नक्षत्रों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। हाँ। और इसको रिसर्च की थी श्रीमान कृष्णमूर्ति जी ने, तो उनके नाम पर इसको केपी एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। तो आज आप भी एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करके अगर कोई एक नया मेथड डेवलप करते हैं लोगों को सिखाने के लिए, जैसे कि लाल किताब जी, लाल किताब सबसे पहले पाकिस्तान में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब पाकिस्तान में रूपलाल जी ने लिखी थी। ठीक है। और उन्होंने अपने जो आसपास के लोग थे उनको इजी वे में ज्योतिष सिखाने के लिए लिखी थी। और वो किताब जो है सबसे पहले लिखी हुई है ठेठ पंजाबी में। हाँ जी। एक आजकल जो फैंसी पंजाबी है उसमें नहीं, ठेठ पंजाबी में और देसी उर्दू भाषा के अंदर। ठीक है। और ये पहली बार प्रिंट होती है आज़ादी के बाद पंजाब में। उनके पुत्र जो है वो इसको प्रिंट करवाते हैं और इसके ऊपर लाल कलर की जिल्द कवर चढ़ाया जाता है, इसलिए इसे लाल किताब कहा जाता है। क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस बहुत कम थी और कुछ ही लोगों की पुस्तक प्रिंट हो पाती थी। ठीक है। तो इसे लाल किताब कहा गया। तो लाल किताब उर्दू और पंजाबी भाषा के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत इजी भाषा में समझाया गया है कि सातवें बैठा मंगल तो दान कर मीठी वस्तु का। राइट। तो वो बहुत लोकल लैंग्वेज में उन्होंने लोगों की हेल्प के लिए एक्सप्लेन किया है। तो ये वैदिक का ही एक पार्ट है जिसको उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया अपनी लोकल लैंग्वेज में। उसी प्रकार से केपी एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया नक्षत्रों के आधार पर कि आप किस प्रकार से अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू होने वाले इवेंट्स को समझ सकते हैं। भृगुनंदी नाड़ी और टैरोट कार्ड, ये सारे के सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। भृगुनंदी नाड़ी भी नक्षत्रों पर आधारित है, जिसमें लग्न को कम प्राथमिकता दी जाती है और ग्रहों के कारक तत्व को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। टैरोट कार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि टैरोट कार्ड तो जो है वो विदेशी है। हाँ। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ठीक है। आपने बहुत पुरानी पिक्चरों को अगर देखा हो या बहुत से नाटक अगर आपने देखे हो तो उसमें ये हिस्सा हुआ करता था कि कोई व्यक्ति पंडित जी के पास जाता है। अभी इसका एक एग्जाम्पल लेटेस्ट कल की मूवी में भी था कि वो अपना भविष्य पूछने के लिए एक व्यक्ति के पास जाता है, तो वो तोता, एक रोबोटिक तोता आता है और एक कार्ड निकालता है और उस कार्ड से भविष्य सुनाया जाता है। दिस इज इंट्यूशन साइंस। हमारे अंदर की जो साइंस है या हमारे अंदर जो आध्यात्म की शक्ति है उस साइंस के ऊपर ये बेस है। तो टैरोट कार्ड का केवल एक डेक जिसे हम राइडर वेट कहते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज में बना था, इटली में बना था और फिर यूएस की कंपनी उसको मार्केटिंग करके सभी जगह पॉपुलर कर दी। ठीक है। करंट टाइम ऑफ पीरियड में इंडिया में उस कार्ड से पहले से ही टैरो कार्ड जैसी बहुत सी विद्याएं मौजूद हैं, जिसे हम भीम चक्र कहते हैं, युधिष्ठिर चक्र कहते हैं और हनुमान चक्र तो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। इसमें आप हनुमान जी की आज्ञा से उनका स्मरण करके अपने सवाल को मन में सोचते हैं और उस चक्र के ऊपर आप अपनी उंगली रख देते हैं। ठीक है। और जिस जगह पर आपने उंगली रखी है उससे संबंधित जवाब आपको मिल जाता है कि वह आपके लिए कार्य करना शुभ होगा या नहीं, आपका कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक विशेष ज्योतिष विद्या की अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं शब्द शास्त्र। ये आपने क्या शब्द प्रोनाउंस किए हैं, क्या सवाल आपने पूछा है, उसके बेसिस पर बिना आपकी कुंडली देखे, आपने सुना होगा कि बहुत से साधु संतों के पास जब आप जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आप बैठे और आपने पूछा कि हमारे संतान कब होगी, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ आपका सवाल सुना और उसके बेसिस पे आपको आंसर कर दिया। इसके पीछे भी एक गहन ज्योतिष है कि आपने जो सवाल पूछा था वो किस अल्फ़ाबेट से बिलोंग करता था, उसके लिए कौन से नक्षत्र बिलोंग करते हैं और उसके आधार पर कुछ वर्ग डिसाइड किए हुए हैं। तो वो जिस वर्ग से जुड़ा हुआ है तो वो आपको बता देते हैं कि ये काम आपका होगा या नहीं होगा। सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा डीप डाइव करते हैं, पूरा इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। आपको अगर किसी बिगिनर को बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से समझाना हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, कैसे कुंडली बनती है, कुंडली के कंपोनेंट्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो वो आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, वैदिक ज्योतिष अपने आप में एक समुंदर है। ज्योतिष के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत गहरा सागर है, आप इसमें जितने गोते लगाओगे उतना सीख करके बाहर आओगे। तो जो व्यक्ति ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं या शुरू से सीखना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको सबसे पहले जो नियर बाय स्पिरिचुअल कंटेंट है उसको देखना चाहिए। आपको अपने घर में जो रामायण की पुस्तक उपलब्ध है उसको देखना चाहिए। राइट।
आप अपनी रामायण को जब पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि रामायण में भी ज्योतिष का उल्लेख किया गया है। रामायण में मुहूर्त शास्त्र का उल्लेख है। ये हम सभी को मालूम है ये किस्सा कि भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के लिए मुहूर्त निकाला जाता है और वह मुहूर्त पूर्ण नहीं हो पाता है। तब उसमें एक किस्सा आता है कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई मुहूर्त निकाला गया था तब भी क्यों भगवान श्री राम का अभिषेक नहीं हो पाया। तो विश्वामित्र जी जब मुहूर्त निकालते हैं तब वह कहते हैं कि ये बड़ा एक अशुभ मुहूर्त है, इसमें की गई कार्य संभव नहीं होते हैं। परंतु राजा दशरथ जिद करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो राजा राम है वो शीघ्र राज्य अभिषेक को स्वीकार करें और गद्दी पर बैठे। परंतु आप देखिए कि वह मुहूर्त ही इतना खराब था कि उसमें ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उनको वनवास जाना पड़ा। तो खराब मुहूर्त में खराब घटनाएं होती है। तो हम जब रामायण को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से ज्योतिष नियर बाय हमारी रूटीन लाइफ के अंदर शामिल है। किस तरीके से आपके आसपास अगर कोई गाय जो है बार बार अपने बछड़े को सहला रही है, या एक बहुत कॉमन ज्योतिष का जो ये फैक्टर है मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी के घर के बाहर आप देखें कि एक गाय खड़ी है और एक स्ट्रीट डॉग उस गाय के साथ खेल रहा है, या जो गाय के थन है जहां वो दूध देती है उस जगह पर वो स्ट्रीट डॉग दूध पीने की कोशिश कर रहा है या उसके साथ खेल रहा है। ये संकेत है, जिस घर के बाहर ये घटनाएं घटित हो रही है, संकेत है कि उस घर में आने वाले 3 महीने में कोई ना कोई संतान की प्राप्ति होने के योग है। अच्छा। ये आपको एग्जिस्टेंस गाइडेंस दे रहा है। ज्योतिष कहीं बाहर से आई नहीं है, एग्जिस्टेंस में सम्मिलित है। क्योंकि आप इस धरती पर पैदा हुए हैं तो आसपास की जो 9 प्लैनेट्स हैं वो आपके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो उनका जो इम्पैक्ट है वो सभी जीवों पर है, सारी घटनाओं पर आधारित है। बहुत सी जगहों पे आप देखते हैं कि कुछ घटना दुर्घटना होने से पहले बहुत से लोग उस कबीले को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। अपने आप उनको एक साइंस इंट्यूशंस आ रहा है, नेचर उनको अस्तित्व उनको वो चीजें दे रहा है। ये सब ज्योतिष का एक हिस्सा है। तो आप अपने रूट से कनेक्ट हो तो आप ज्योतिष सरलता से सीख पाएंगे। ठीक है। और आप शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शुरुआत करनी चाहिए कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर। आपका विश्वास मजबूत होगा तभी आप एक अच्छे ज्योतिष से ज्योतिष सीखना शुरू करें, या बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल हैं तो आप बेसिक से सीखना शुरू करें। अगर आप बेसिक से किसी कोर्स को सीखना शुरू करते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि हम सीखें क्या। हाँ जी। बिकॉज बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज हैं। न्यूमरोलॉजी है, केपी है, भृगुनंदी नाड़ी है, टेरो कार्ड है, प्रश्न कुंडली है। तो एक व्यक्ति जिसके पास टाइम बहुत कम है तो वो कैसे ये जान सकता है कि उसके लिए क्या एस्ट्रोलॉजी ठीक रहेगी। तो इसका एक बेहतरीन तरीका है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके उसे अपनी कुंडली दिखा करके ये पूछ सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी एस्ट्रोलॉजी अच्छी है। अच्छा, ये भी पता चल जाएगा ठीक है। कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत कमजोर है तो आप कैलकुलेशन में वीक होंगे। अगर आप कैलकुलेशन में वीक हैं तो सीधी सी बात है कि आप जो है अंक ज्योतिष में नहीं जा सकते। ठीक है। और अगर आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा है तो आप काउंसलिंग करने में बहुत अच्छे हैं, आप वैदिक ज्योतिष को सीख सकते हैं। ठीक है। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आप सिद्धांत संहिता यानी कि अपने हाथ से खुद कुंडली पूरी मैथमेटिक्स सोल्व करके बना सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप टेरो कार्ड सीख सकते हैं। आपका राहु अगर अच्छा है तो आप टेरो कार्ड और यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी जो है, बहुत सी एस्ट्रोलॉजीज में जो क्यूब्स होते हैं, मैं भी इन क्यूब्स को रखता हूँ, कैरी करता हूँ, इसके थ्रू आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है। वो क्यूब्स में एक एनर्जी होती है, जस्ट लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा अपने साथ में मेरे जो क्यूब्स हैं वो कैरी करता हूँ। ये जो क्यूब्स हैं ये मंत्रों से सिद्ध किए जाते हैं। ठीक है। इनके अंदर एक विशिष्ट शक्ति है जो हमारे साथ इंटीग्रेट करती है, हमारी आत्मिक ज्ञान के साथ में ये कनेक्ट रहती है। जब कोई सवाल करता है तो इन क्यूब्स में हम परमात्मा से निवेदन करते हैं और इन क्यूब्स को थ्रो करते हैं। तो ये क्यूब्स हमें बताते हैं कि करंट टाइम और पीरियड में क्या सिचुएशंस है और क्या हो सकता है। जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है वो ये भी बता देते हैं कि क्वेश्चन जेन्युइन है या नहीं। क्या वो भी इससे पता चलता है? बिल्कुल पता लगता है। इसको रमल पद्धति बोलते हैं। रमल पद्धति में जो डिस्क होते हैं पासे उनको गिराया जाता है और उसके आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है। आजकल बहुत से लोग ना एस्ट्रोलॉजी को चेक करने के लिए टेस्ट करते हैं। आज की यंग जनरेशन पहले इस्तेमाल करती है फिर विश्वास करती है। तो ये बिल्कुल कॉमन बात है, करना भी चाहिए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप
थोड़े पोलाइट रहें या श्रद्धापूर्वक रहें। हाँ। बहुत से जगहों पे देखा गया है कि लोग डायरेक्टली चीज़ों को मना कर देते हैं कि हम बिलीव नहीं करते, या हम तो कर्मा में बिलीव करते हैं, हाँ। कर्मा लवर्स। एंड इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बहुत से लोग लिखते हैं कर्मा इज बीच, हाँ। कर्मा लवर। लेकिन वास्तव में कर्मा है क्या? हाँ। सिर्फ हम सोशल मीडिया की रीलों से प्रभावित हो रहे हैं, हाँ। या हम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हाँ। है ना? तो अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब कुछ सीख रहे हैं तो आप डिस्टर्ब रहेंगे ही। लेकिन अगर आप किसी रियल मेंटोर से, क्या कोई पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू अगर आप सीखते हैं, तो आपको एक निश्चित ही ज्ञान मिलता है, चाहे वो आपका ऑफलाइन कोर्स हो या ऑनलाइन कोर्स हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर मेथड में सीखना पड़ेगा। तो आप गुरु शिष्य परंपरा में सीखेंगे या मेंटोर मेथड में सीखेंगे तो आप सीख पाएंगे, वरना इंस्टाग्राम की रील तो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगी। तो आपको हमेशा से ये डिसाइड करना है कि आप किसी सज्जन व्यक्ति से सीखें, या किसी ऐसे व्यक्ति से सीखें जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या लंबा उनका अनुभव है, या किसी अच्छे प्लेटफॉर्म से वो जुड़े हुए हैं, या वो आपको एक एश्योरेंस देते हैं, आप उनके पुराने स्टूडेंट से बात कर सकते हैं और उनसे आप सीखना शुरू कीजिए। तो बेसिक टू एडवांस, ठीक है, बेसिक टू एडवांस जैसी चीज़ें आप सीखें, क्योंकि अभी के टाइम ऑफ पीरियड में सॉफ्टवेयर या मोबाइल ने बहुत इजी कर दिया है। हाँ। आपके लिए कुंडली बनाने का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो उन्होंने बहुत एक्सट्रीम एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ह्यूमन एरर तो पॉसिबल है, तो सॉफ्टवेयर आपका विदाउट एरर एक परफेक्ट कुंडली बना देता है। तो अब आप इसको किसी की भी हेल्प से बेसिक नॉलेज के साथ लर्न करना शुरू करें, तो 2 महीने तक आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं और आप अपनी कुंडली रीड कर सकते हैं। इवन आप बहुत सी चीज़ें बिना कुंडली रीड किए भी सामने वाले आदमी में जान सकते हैं, या आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। हर बार आपको बहुत महंगी रेमेडीज या बड़ी पूजाएं कराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी रूटीन लाइफ में चेंजेस करके अपनी लाइफ को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जो आपने बात बोली ना कि आज की यंग जनरेशन मानती नहीं है, टेस्ट करती है, चेक करती है, उसी से रिलेटेड मैं कल परसों एक ब्लॉग पढ़ रहा था। तो उस ब्लॉग में क्या मेंशन था कि एक साइंस में बेल कर्व होता है। तो बेल कर्व क्या होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द कर्व में भी वैल्यू कम है, बीच में वैल्यू ज़्यादा है, एंड ऑफ द वैल्यू में भी कर्व थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो विश्वास है वो क्या होता है, अगर आप IQ से उसको ट्रैक करोगे तो जो बहुत लो IQ वाले लोग हैं, जिनको कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, कुछ भी मान लेना है, वो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाई IQ वाले लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि ये चलता है। जो बीच वाले लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। यही बेल कर्व इनकम में भी अगर आप इसको ग्राफ करोगे तो सेम ही बेल कर्व बन के आएगा। तो जो बिल्कुल लो इनकम वाले लोग हैं उनका ज़्यादा ध्यान एस्ट्रोलॉजी में होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहीं से आंसर मुझे मिल जाएगा। जो बिल्कुल बिलियनियर होगा, जैसे आपने अंबानी की बात की, तो वो भी एकदम बिलीव करेगा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलना है। जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो कंफ्यूज रहेंगे, पता नहीं करना है, नहीं करना है, वो साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बीच में घूमते फिरते रहेंगे। तो ये आपने बहुत सही बात बोली। जब तक इंसान मिडिल में होता है उसको हर एक तरह का आंसर सही लगने लग पड़ता है, साइंस से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, तो वो कंफ्यूज रहता है। वेरी गुड। सो सर, जैसे मान लीजिए मैंने डिसाइड कर लिया कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेरी ब्रांच है, और मैंने खुद किसी को कुंडली दिखाई भी, और उन एस्ट्रोलॉजर ने भी मुझे गाइड कर दिया कि आपके लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी सही रहेगा। तो अब मुझे सीखना स्टार्ट करना है। आपने बोला कि बहुत सारे मोबाइल सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ चुके हैं, तो मेरे लिए कुंडली बनाना तो ईजी है, बट मुझे कुंडली पढ़ना तो नहीं आता। कुंडली बनती कैसे है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके, और बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स सुनने में लगते हैं एज अ बिगिनर। जैसे लग्न है, राशि क्या होता है, कौन से घर होंगे, हाउसेज होंगे, नक्षत्र क्या है, और क्योंकि इतने ज़्यादा परम्यूटेशन कम्बिनेशन बन जाएंगे कि इस घर में ये होगा तो ये होगा, इस घर में ये होगा तो ये होगा, इस राशि ये राशि ये घर में है तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये रेमेडी निकलेगी। तो क्या ये सब कुछ याद रखना है? इसको तरीके से अगर स्ट्रक्चर्ड वे में समझने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? देखिए, ज्योतिष जो है वो एक गणित का आधार है। ठीक है। इसे कई बार ज्योमिति भी कहा जाता है। ज्योतिष को ज्योमिति भी कहा जाता है, क्योंकि 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है और 12 राशियां हैं। ठीक है। तो सारे जो कॉम्बिनेशंस बनने हैं वो इन 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशियों के बीच में ही बनेंगे। इनसे एक भी एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस नहीं बनता, और अब तक के सारे कॉम्बिनेशंस ऑलरेडी बना करके लिखे जा चुके हैं। महर्षि भृगु आज से हजारों वर्ष पहले
इसके ऊपर सारा कॉम्बिनेशंस लिख चुके हैं और उन्होंने उस पुस्तक को नाम दिया है भृगु संहिता। हाँ। आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जितना आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते थे उस पुस्तक में उन्होंने ऑलरेडी करके आपकी कुंडली बना के दी हुई है। उस पुस्तक में जब आप पढ़ना सीख जाते हैं तब आप जाएंगे तो सिर्फ आपको वो पेज निकालना है जहां आपकी कुंडली का वो कॉम्बिनेशंस मौजूद है और आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शंस करना है। ठीक है। ज्योतिष जो है वो आस्था का विषय है। यहाँ पर आप ना उस तरीके से नहीं सीख सकते कि सर हमने फीस दे दी, हम फ्री हो गए। हाँ। यहाँ आपको श्रद्धा के साथ अटैच होना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि आप जिससे भी सीख रहे हैं और आगे भी आप सीखेंगे तो दूसरों के जीवन को इनहेंस करने के लिए सीखेंगे, उनके जीवन में ज्योति लाने के लिए सीखेंगे। तो श्रद्धा का एक विषय और ईश्वरीय कृपा का एक विषय है। समझ गया। सर मेरे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मैं जल्दी से पूछता हूँ, इसको हम रैपिड फायर राउंड बोलते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन रहेगा एंड आई विल एक्सपेक्ट बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्लैनेट कौन सा अच्छा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा नहीं है, वो कैसे पता लगता है? आपकी कुंडली के 9th हाउस का लॉर्ड हमेशा आपके लिए अच्छा होगा, उसको मजबूत करो, उसके रत्न को पहनो, हमेशा बेनिफिट होगा। ग्रेट। शनि अच्छा है मेरे लिए या नहीं है, ये कैसे पता करें? अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपके जूनियर एम्प्लॉइज़ या फिर आप खुद मालिक हैं, तो आपके नौकर अगर आपके पास टिके हुए हैं, वो आपके लिए वफादार है, दैट मीन्स आपका शनि आपके लिए अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। बहुत सारे लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और जब पूजा करते हैं तो इसका पूछा भी जाता है, लोगों को क्लियर भी नहीं होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। इष्ट देवता क्या होते हैं, उनका महत्व क्या होता है? इष्ट देवता का मतलब होता है आपकी कुंडली में 5th हाउस में जो ग्रह है, जो राशि है, उसके अनुसार आपके इष्ट देवता निर्धारित होते हैं। उनकी पूजा करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। आपको जगह जगह भटकना नहीं है, आपको पर्टिकुलर एक गॉड को फॉलो करना है, वो आपकी सारी विशेष को फुलफिल करेंगे, वो आपके इष्ट देवता है। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल दे दीजिए। इसका एग्जांपल आप देखें, अगर कुंडली के 5वें भाव में सूर्य हो, ठीक है, तो आपको वो सूर्यवंशी भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। या आपको भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, आप भगवान अर्धनारीश्वर की पूजा आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, ठीक है। रेमेडीज़ में आपने बताया था कि जेमस्टोन्स भी एक टाइप ऑफ रेमेडी होता है जो काफ़ी कॉमनली लोग सजेस्ट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करते हैं। तो कौन सा जेमस्टोन मेरे लिए सही है? अगर लोगों को खुद का कुंडली चार्ट देख के खुद ही जेमस्टोन मंगवाना है या लेना है, तो वो कौन सा लें? देखिए, ऐसे केस में अगर आप कुंडली देख सकते हैं तो आपको हमेशा अपने लग्न का 1st हाउस का जेमस्टोन मंगाना चाहिए। और किसी केस में आप अगर कुंडली नहीं देख पाते हैं या कंफ्यूज हैं, तो आपको हमेशा उपरत्न पहनने चाहिए। उपरत्न में फिरोजा और हकीक ऐसे रत्न हैं जो कोई साइड इफेक्ट नहीं देते हैं, ये हमेशा आपको बेनिफिट ही देंगे। तो आप फिरोजा या हकीक पहन सकते हैं। ठीक है। एक और रेमेडी आपने बताई थी कि दान दें, चैरिटी दें। तो दान में क्या देना है, ये कैसे पता लगेगा? राइट, दान में सबसे बेस्ट दान है तुला दान। ठीक है। तुला दान का मतलब है कि आप अपनी वजन के बराबर किसी भी वस्तु का दान करते हैं। वह अनाज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, मिठाई हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, कोई भी चीज़ आप अपने वजन के बराबर दान कर दें, वह तुला दान है। ताकि आपके संकटों से आपकी मुक्ति हो जाती है और आपके जीवन में आनंद होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, ट्रांजिशन में रहते हैं और अलग अलग राशि में अलग अलग घरों में जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो हर महीना और हर साल जो चल रहा होता है वो इन जनरल भी लोगों के लिए हम बता सकते हैं कि किस तरीके का रहेगा। तो इन जनरल अगर लोगों का ये क्वेश्चन है कि 2024 मेरे लिए कैसे रहने वाला है या फिर हमारे लिए इन टोटालिटी इन जनरल कैसे रहने वाला है, तो उसका क्या कुछ एक्सप्लेनेशन? प्लैनेट के ट्रांजिट से आप पूरे साल का और इंडिविजुअल सिंगल डे का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपका कब दिन कैसा रहने वाला है, आपको कैसा भोजन मिलने वाला है, आपकी नींद कैसे होने वाली है। लेकिन 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है। 2024 बहुत अच्छा है मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए। तो ये साल इनको बहुत लाभदायक रहेगा और तुला राशि वाले भी इस साल में बहुत अच्छा बेनिफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जितना पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट 10 गुना हो चुका है अब पॉडकास्ट की कन्वर्सेशन के दौरान। और आई एम श्योर कि बाकी व्यूअर्स का, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, उनका भी सेम ही यही वो मानेंगे कि उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया और उनका अब इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि वो सीखने में भी सीखने के डायरेक्शन में जाएंगे। क्लोजिंग नोट में मैं सिर्फ आपसे ये एक एक्सपेक्ट करूँगा कि मे बी जो आपने एक और रेमेडी बताई थी, मंत्र, अगर कोई आप ऐसा मंत्र सजेस्ट कर पाएँ सब लोगों को, सब व्यूअर्स को, जो अपनी डेली लाइफ में वो रिसाइट कर सकते हैं और उनको फ़ायदा ही मिलेगा,
तो वो कौन सा मंत्र होगा, और वो मंत्र बोल के भी एक बार आप बता दीजिए। देखिए, विशिष्ट मंत्र होते हैं जो हमेशा आपके लिए लाभदायक होते हैं। इसमें भगवान शिव जो हैं पूरे पृथ्वी पर बहुत ऊर्जा का संचार करते हैं, तो मैं मानता हूं कि भगवान शिव का जो मंत्र है वो आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। तो वो भगवान शिव की कृपा अगर आप पे बनी रहे तो सभी समस्याएं दूर होगी। और भगवान शिव का मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहिं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उरारुकमिव बंधनातम मृत्योर्मोक्षीरमामृतम। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, केवल इसका भी आप हर वक्त चलते फिरते किसी भी कंडीशंस में अपने मन में जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप करने का कोई नियम नहीं है, कैसे भी आप इसका नाम जाप की तरीके से जाप कर सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी को बहुत इनहेंस कर देता है और सब कुछ आपके लिए आनंदित कर देता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।